हेलो दोस्तों, आराध्या रहस्य अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम 7 अप्रैल 2025 को जो नवीनतम पाठ्यक्रम जारी किया गया है, उस पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 17 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 18वां नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, कुल 120 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, पद 53,749 है, इसलिए जी जान आपको इसमें लगानी है और रोजाना एक मॉडल पेपर का टेस्ट है वो आपको अवश्य देना है। अगर आपने पिछले मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से। वहां पर फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। परीक्षा तक मैं दोस्तों आपको रोजाना एक मॉडल पेपर का टेस्ट है वो अवश्य करवाऊंगा। देखिए यहाँ पे दोस्तों, आराध्या रहस्य अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। क्लास को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, ये संशोधित पाठ्यक्रम है, ठीक है। 70 प्रश्न जीके से संबंधित होंगे, 20 प्रश्न हिंदी के, 15 प्रश्न इंग्लिश ग्रामर के और 15 प्रश्न है वो गणित के, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल सिलेबस के डिवाइडेशन के अनुसार अपन ये मॉडल पेपर है वो करते हुए चल रहे हैं। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न में दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे पहला भाग आता है राजस्थान भूगोल, और राजस्थान भूगोल के अपन 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए पहला प्रश्न, पलाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक प्रदेश की विशेषता है? पलाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक प्रदेश की विशेषता है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कौन सी जगह पर ये पलाया झीलें पाई जाती है? तो दोस्तों ये अस्थायी झीलें होती है और ये थार के मरुस्थल यानी कि पश्चिमी राजस्थान में ये पाई जाती है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए सेकंड नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक जल प्रवाह की नदी है? आंतरिक जल प्रवाह की नदी कौन सी है? काकनी, साबी, मेंथा, इसके अलावा कातली नदी, रूपारेल नदी, ये क्या है? ये आंतरिक जल प्रवाह की नदी है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 3 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान सरकार द्वारा राज्य की प्रथम वन नीति कब चलाई गई? राजस्थान सरकार द्वारा राज्य की प्रथम वन नीति कब लाई गई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम वन नीति है ये दोस्तों लाई गई 18 फरवरी 2010 को, 18 फरवरी 2010 को। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी बारीक कण संरचना तथा पोटास एवं लौह तत्वों की अधिकता के कारण मक्का, चावल तथा गन्ने की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी बारीक कण संरचना तथा पोटास एवं लौह तत्व की अधिकता के कारण मक्का, चावल तथा गन्ने की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लाल लोमी मिट्टी, लाल लोमी मिट्टी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पर एक फोल्डर मिलेगा आपको राजस्थान भूगोल चतुर्श्रेणी कर्मचारी के नाम से। वहां पर आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो वहां पर देखने को मिलेंगे, तो आप वो क्लास भी जरूर देखें। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का युग्म का चयन कीजिए। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों के युग्म का चयन कीजिए। एक ट्रिक थी, मैंने आपको बताया था जजो अन्ना, जैसे जयपुर, जोग से जोधपुर, ऐसे अलवर और ना से नागौर, यानी कि ये 4 जिले ऐसे हैं जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या है। नंबर 1 जयपुर, नंबर 2 जोधपुर, नंबर 3 अलवर और नंबर 4 नागौर। तो यहाँ पर सर्वाधिक 2 जिले पूछे हैं, तो वो है दोस्तों ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जयपुर और जोधपुर। दोस्तों प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सारे के सारे, तो आप वहां जाकर भी क्लासेस जरूर देख सकते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है, निम्न स्थान पर हवाई अड्डा नहीं है। बताइए हवाई अड्डा कहां पर नहीं है? जयपुर, कोटा, जैसलमेर, जालोर। तो दोस्तों जालोर में हवाई अड्डा नहीं है। जालोर का निकटतम जो हवाई अड्डा है वो है दोस्तों जोधपुर का। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा समूह है राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम दर्शाता है? निम्नलिखित में से
कौन सा समूह है राजस्थान की पर्वत चोटियों का, उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम दर्शाता है। तो दोस्तों सही क्रम है इसमें टोटगढ़, खो, बिलाड़ी, रोजाबाकर। टोटगढ़ की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 934 मीटर। कितनी है? 934 मीटर। खो की जो ऊंचाई है वो है दोस्तों 920 मीटर। कितनी है? 920 मीटर। बिलाली की है दोस्तों 775 मीटर। ठीक है। और रोजाबाकर की है दोस्तों 730 मीटर। ठीक है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वनों का अप्रत्यक्ष प्रयोग है? कौन सा वनों का अप्रत्यक्ष प्रयोग है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा वनों का अप्रत्यक्ष प्रयोग है? वो है इसमें दोस्तों भूमि कटाव, मृदा अपरदन को रोकना। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में ऐसी कौन सी खारे पानी की झील है जिसमें खारवाल जाति के लोग मोरली झाड़ी से परंपरागत तरीके से नमक का निर्माण करते हैं? राजस्थान में ऐसी कौन सी खारे पानी की झील है जिसमें खारवाल जाति के लोग मोरली झाड़ी से परंपरागत तरीके से नमक का निर्माण करते हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें पंचभद्रा झील। पंचभद्रा झील बाड़मेर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही। 10 नंबर का प्रश्न है, देश में अब तक भीषणतम अकाल त्रिकाल, जिसे 56 का अकाल भी कहा जाता है, कब से ग्रसित, ये जो 56 का अकाल है ये कब ग्रस्त हुआ था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 1899 से 1899 से 1900। ये दो डेट कोई सी भी आ सकती है। ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा इस सन में ये 56 का अकाल है वो पड़ा था। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है, रेगिस्तान में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार आकृति के रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? अर्धचंद्राकार आकृति के रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? दोस्तों उसको कहा जाता है, बताइए क्या कहा जाता है? उनको दोस्तों बरखान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बरखान। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में मानसून विच्छेद का कारण क्या है? राजस्थान में मानसून विच्छेद का कारण है वो क्या है? वो है दोस्तों तापमान में विलोमता, यानी कि तापमान में विषमता। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला ऐसा है जहाँ कोई नदी नहीं है? दोस्तों राजस्थान के दो जिले ऐसे हैं जहाँ कोई नदी नहीं है, एक तो चूरू और एक बीकानेर। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे लवणीय मिट्टी गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर तथा जालोर जिलों में मुख्यतः पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है। भूरी मिट्टी अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, करौली तथा सवाई माधोपुर के कुछ भागों में मिलती है। ये भी बिल्कुल सही है। सी नंबर का देखिए, पूर्वी राजस्थान के मैदानों का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी से हुआ है, जिसे कछारी मिट्टी भी कहते हैं। ये भी दोस्तों इसमें क्या है? बिल्कुल सही है। चौथा देखिए, इसमें उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है, असत्य कथन का चयन करें। इसमें देखिए सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जिला है वो झुंझुनू है। बिल्कुल सही बात है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है वो सिरोही। गलत हो जाएगा। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है वो है दोस्तों जालोर। कौन सा है? जालोर। और जालोर जिले की जो साक्षरता है वो है दोस्तों 54.9%। ठीक है। सबसे कम साक्षरता दर है जालोर की। और सिरोही की लास्ट से सेकंड नंबर आता है सिरोही का, और वो है, इसकी साक्षरता दर है दोस्तों 55.3। 55.3। ठीक है। यानी कि पीछे से दूसरा नंबर है इसका। और सर्वाधिक शहरी साक्षरता उदयपुर जिले की है। बिल्कुल सही बात है। बाड़मेर व चूरू जिले में पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक कमी देखी गई। ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये जोधपुर में है। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे हैं तो दोस्तों कौन से दर्रे हैं बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है देसूरी व हाथीनाल दर्रे। देसूरी व हाथीनाल दर्रे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें
देखिए सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है, अरावली के प्रमुख दर्रे हैं। यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान में खस का सर्वाधिक उत्पादन किस मेखला से होता है? बताइए, खस घास का जो उत्पादन है, खस घास का प्रयोग है वो इत्र बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों इसका जो सर्वाधिक उत्पादन है ये भरतपुर, टोंक और सवाई माधोपुर में होता है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि पाई जाती है। खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि पाई जाती है तो वो पाई जाती है दोस्तों जैसलमेर में। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 20 नंबर का प्रश्न है, भारत मौसम विभाग द्वारा प्रयुक्त रंग कोड में कौन सा असंगत है? कौन सा इसमें असंगत है वो बताना है। देखिए, नारंगी रंग है, ये अत्यंत खराब मौसम के लिए प्रयोग किया गया है, तैयार रहें। ठीक है। पीला रंग का जो प्रयोग है वो मौसम खराब होने की संभावना से संबंधित है, बिल्कुल सही है। हरा रंग है, सब कुछ ठीक है, तो ये इससे संबंधित है। काला रंग उच्चतर चेतावनी, उच्चतर स्तर की चेतावनी, तो ये गलत हो जाएगा। देखिए, भारतीय मौसम विभाग ने 4 रंगों के कोड है वो प्रयुक्त किए गए हैं। नंबर 1 नारंगी, नंबर 2 पीला, नंबर 3 हरा और एक चौथा है दोस्तों लाल। ठीक है। काला का दोस्तों इसमें प्रयोग नहीं किया गया है, तो ये अपना इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। इसकी जगह लाल होता तो ये बिल्कुल सही होता। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति के 20 प्रश्न है वो अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। देखिए 21 नंबर प्रश्न है, मकान की छतों पर टाइल्स के प्रयोग के साक्ष्य किस पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? मकान की छतों पर टाइल्स के प्रयोग के साक्ष्य किस पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों ये जोधपुरा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं दोस्तों ये। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 22 नंबर का प्रश्न है, राणा सांगा द्वारा गागरोन का युद्ध 1519 में किसके विरुद्ध लड़ा गया था? तो दोस्तों गागरोन का युद्ध है ये कब लड़ा गया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों 1519 में लड़ा गया था। किसके इसके मध्य? तो दोस्तों राणा सांगा और मालवा का जो सुल्तान था महमूद खिलजी सेकंड, इनके साथ में दोस्तों ये युद्ध है वो हुआ था गागरोन का। ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा मालवा का शासक था दोस्तों ये। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पेजन नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? पेजन नृत्य का संबंध है वो दोस्तों डूंगरपुर बांसवाड़ा से है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान शासक कौन हुए? बताइए दोस्तों, दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान शासक कौन हुए थे? दोस्तों उस समय की बात है, गुलाम वंश की समय की बात है, तो राइट आंसर हो जाएगा जेत्र सिंह। यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, नेवरी आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो दोस्तों ये टखने में पहना जाने वाला आभूषण है, टखने में। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, बीकानेर प्रजामंडल का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? बीकानेर प्रजामंडल का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो ये मग्गाराम वैद्य। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, मग्गाराम वैद्य। 27 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की किस बोली पर गुजराती का सर्वाधिक प्रभाव दिखता है? राजस्थान की किस बोली पर गुजराती का सर्वाधिक प्रभाव दिखता है? तो दोस्तों ये गुजरात के टच में कौन सा क्षेत्र है? तो दोस्तों वागड़ क्षेत्र। तो वागड़ी बोली पर गुजराती का सर्वाधिक प्रभाव दिखता है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, राजस्थान के कौन से लोक देवता जैसलमेर के राव राणकदेव भाटी के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे? राजस्थान के कौन से लोक देवता जैसलमेर के राव राणकदेव भाटी के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे? तो दोस्तों उनका नाम क्या है बताइए? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मल्लीनाथ जी। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मल्लीनाथ जी। नेक्स्ट आगे देखिए, मीनाकारी कला को राजस्थान में लाने का श्रेय किस शासक को जाता है? तो दोस्तों मीनाकारी कला है, इसको राजस्थान में लाने का जो श्रेय है वो मानसिंह प्रथम को जाता है दोस्तों। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मानसिंह प्रथम को। 30 नंबर का प्रश्न है, गागरोन का त्योहार किस भारतीय महीने में मनाया जाता है? गागरोन का त्योहार किस भारतीय महीने में मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ये चैत्र महीने में मनाया जाता है दोस्तों ये।
राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, चैत्र महीने में। 31 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए प्राचीन मध्यमिका नामक स्थल की पहचान किस पुरा स्थल से की गई? प्राचीन मध्यमिका नामक स्थल की पहचान किस पुरा स्थल से की गई? दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो वो है नगरी से, ठीक है, मध्यमिका नगरी। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए गोपाल भट्ट तथा महेश भट्ट नामक विद्वान किस शासक के दरबार में रहते थे? गोपाल भट्ट तथा महेश भट्ट नामक विद्वान किस शासक के दरबार में रहते थे? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है रायमल के दरबार में। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, रायमल। आगे देखिए राणा सांगा के राज्याभिषेक से पूर्व किसके द्वारा सांगा को आश्रय दिया गया? राणा सांगा के राज्याभिषेक से पूर्व किसके द्वारा राणा सांगा को आश्रय दिया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा सांगा को जो आश्रय है वो करमचंद पंवार के यहाँ दिया गया। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, करमचंद पंवार। 34 नंबर का प्रश्न है लोकप्रिय आभूषण तगड़ी को शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तगड़ी आभूषण है ये दोस्तों कमर का आभूषण है। क्या है? कमर का आभूषण है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए मसूरिया साड़ी के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? मसूरिया साड़ी के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जो मसूरिया साड़ी है ये कोटा की प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट 36 नंबर प्रश्न, टाकला तथा सलावास किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? बताइए, टाकला तथा सलावास ये दोस्तों दरी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की दरिया प्रसिद्ध है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, दरी उद्योग। नेक्स्ट आगे देखिए प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? भगत आंदोलन का जो नेतृत्व है वो दोस्तों किसने किया? तो ये गोविंद गिरी तथा पूंजा धीर जी ने किया। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए जाम्बोजी दिल्ली के किस सुल्तान के समकालीन थे? जाम्बोजी दिल्ली के किस सुल्तान के समकालीन थे? तो दोस्तों ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे दोस्तों ये, ठीक है, जाम्बोजी। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सिकंदर लोदी के समकालीन थे जाम्बोजी, ए नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए बीकानेर रियासत के किस आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है? बीकानेर रियासत किस आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है जिसका नेतृत्व कुंभाराम आर्य ने किया था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बताइए, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है दूधवा खारा आंदोलन। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दूधवा खारा आंदोलन। 40 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह को एकीकरण के किस चरण में राज प्रमुख बनाया गया? मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह को एकीकरण के किस चरण में राज प्रमुख बनाया गया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें तीसरे चरण में। यानी कि कौन सा चरण था? तीसरा चरण दोस्तों संयुक्त राजस्थान, ठीक है। और ये तीसरा चरण कब हुआ था? तो ये 18 अप्रैल 1948, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही। 41 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए अब अपन भारतीय संविधान के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखिए यहाँ पे 41 नंबर का प्रश्न है विधि के समक्ष समानता किस मूल अधिकार में वर्णित है? विधि के समक्ष समानता किस मूल अधिकार में वर्णित है? तो दोस्तों ये किस में है? तो ये समानता के अधिकार में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए भारतीय संसद के अंग है, तो दोस्तों भारतीय संसद के अंग लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। तो कौन से में है? लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा। इसको इन तीनों से मिलकर संसद बनती है दोस्तों। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे राजस्थान में किस राज्यपाल का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? सबसे लंबा कार्यकाल है वो दोस्तों जब एकीकरण कंप्लीट होने के बाद में, ठीक है, एकीकरण कंप्लीट होने के बाद में दोस्तों गुरुमुख निहाल सिंह का कार्यकाल है वो दोस्तों सबसे लंबा रहा, ठीक है। कितना? 5 साल और 166 दिन, ठीक है, बाकी किसी का भी इतना दिन नहीं रहा। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 44 नंबर का प्रश्न है कौन सा विकल्प गलत सुमेलित है? कौन सा विकल्प गलत सुमेलित है वो अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विधानसभा का गठन अनुच्छेद 170 में है, बिल्कुल सही है। विधान सभा सदस्यों की योग्यताएं अनुच्छेद 173 में है, ये भी बिल्कुल सही है। विधानसभा का कार्यकाल अनुच्छेद 172 में है, ये भी बिल्कुल सही है। विधानसभा अध्यक्ष को हटाया जाना या त्याग पत्र अनुच्छेद
180 ये गलत दे रखा है दोस्तों, 179 में ये प्रावधान किया गया है विधानसभा अध्यक्ष को हटाया जाना या त्यागपत्र देना, ठीक है। अनुच्छेद 179 में वर्णित है ये, 180 इसमें गलत दे रखा है। अपने को असंगति पूछा था, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 45 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब की गई? राजस्थान में राजस्व मंडल की जो स्थापना है वो दोस्तों की गई, बताइए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्व मंडल की जो स्थापना है वो अजमेर में की गई थी, ठीक है। कब? तो दोस्तों 1 नवंबर 1949 को, ठीक है, 1 नवंबर 1949 को। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब देखिए अपन राजस्थान की पॉलिटी के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। 46 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में 1949 में सर्जित संभागीय व्यवस्था को राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के काल में समाप्त कर दिया था? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, मोहनलाल सुखाड़िया के समय इसको समाप्त कर दिया गया था। यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, जिलाधीश जब जिला स्तर पर मुख्य चुनाव अधिकारी की भूमिका निभाता है तो क्या कहलाता है? जिलाधीश जब जिला स्तर पर मुख्य चुनाव अधिकारी की भूमिका निभाता है तो क्या कहलाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? उसको रिटर्निंग ऑफिसर बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? रिटर्निंग ऑफिसर। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में किससे परामर्श लेता है? राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में किससे परामर्श लेता है? तो दोस्तों बताइए। देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश से लेता है, बिल्कुल सही है। संबंधित राज्य के राज्यपाल से लेता है, बिल्कुल सही है। संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से लेता है परामर्श, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राज्यपाल का संवैधानिक विवेकाधिकार नहीं है? बताइए, कौन सा अधिकार राज्यपाल का संवैधानिक विवेकाधिकार नहीं है? दोस्तों इसमें देखिए, विधानसभा में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत न मिलने पर मुख्यमंत्री नियुक्त करना, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? बहुमत दल का नेता ही बनेगा। ये विवेकाधिकार नहीं है दोस्तों राज्यपाल का संवैधानिक, ठीक है। तो ये अपना पहला कथन है वो इसमें गलत हो जाएगा और यही अपना क्या हो जाएगा? सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित रखना, राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, राज्य में विधान परिषद एवं प्रशासनिक मामलों में मुख्यमंत्री से जानकारी प्राप्त करना, बिल्कुल सही। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा क्योंकि वो गलत दे रखा है। आगे देखिए, राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त की कार्यावधि कितनी होती है? राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त की कार्यावधि कितनी होती है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए कितनी होती है? ये होती है दोस्तों 3 वर्ष। कितनी दोस्तों? 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपन दोस्तों सामान्य विज्ञान के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए 51 नंबर का प्रश्न है, किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग शिस्टोसोमियासिस का कारण बनता है? बताइए, किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग शिस्टोसोमियासिस का कारण बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है परजीवी। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, परजीवी। आगे देखिए, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? यूरिया का रासायनिक सूत्र हो जाएगा दोस्तों NH2CO, ठीक है। ये दोस्तों किसका? यूरिया का रासायनिक सूत्र है और इसको बोलते हैं कार्बामाइड बोलते हैं दोस्तों इसको, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 53 नंबर प्रश्न है, प्रेशर कुकर, सॉस पैन आदि जैसी एल्यूमिनियम की वस्तुओं को एनोडाइज कलई क्यों किया जाता है? प्रेशर कुकर, सॉस पैन आदि जैसी एल्यूमिनियम की वस्तुओं को एनोडाइज कलई क्यों किया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें उन्हें जंग लगने से बचाने के लिए, उन्हें जंग लगने से बचाने के लिए। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 74 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा कौन सी घटना होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा कौन सी घटना होती है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होती है दोस्तों इसमें हीरो का चमकना।
हीरो का चमकना। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। तो अर्धसूत्री विभाजन है वो किस में पाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे तरुण पुष्प कलिकाओं में पाया जाता है। ये यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब अपन दोस्तों यहाँ पे भाग 6 में कंप्यूटर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए 56 नंबर का प्रश्न है, MS वर्ड 2010 में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? MS वर्ड 2010 में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस वी का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से किस ईमेल एड्रेस फील्ड में ईमेल के कंटेंट का संक्षिप्त सारांश होता है, लेकिन ईमेल कंपोज करते समय इसकी अनिवार्यता नहीं होती है? निम्नलिखित में से किस ईमेल एड्रेस फील्ड में ईमेल के कंटेंट का संक्षिप्त सारांश होता है, लेकिन ईमेल कंपोज करते समय इसकी अनिवार्यता नहीं होती? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसमें सब्जेक्ट की आवश्यकता है वो नहीं होती दोस्तों। ठीक है, इसकी अनिवार्यता नहीं होती। बाकी ऑप्शन तो वहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, अनिवार्यता नहीं है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 58 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या यूआरएल का एक भाग नहीं है? यूआरएल का एक भाग कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा यूआरएल का एक भाग है वो दोस्तों आईपी एड्रेस नहीं है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आईपी एड्रेस। 59 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, डिफॉल्ट रूप से MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का फाइल एक्सटेंशन होता है। डिफॉल्ट रूप से MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का फाइल एक्सटेंशन होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो वो होता है दोस्तों PP डॉट, डिफॉल्ट रूप से MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का फाइल एक्सटेंशन। तो वो होता है दोस्तों PPTX। ठीक है, PPTX। तो यहाँ पर डॉट PPTX। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रोसेसर के 3 प्रमुख भाग है। प्रोसेसर के 3 प्रमुख भाग है वो कौन से हैं? तो वो है ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, अपन जो प्रश्न अब करने जा रहे हैं ये दोस्तों भाग 7 के अंदर करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है ये। ठीक है, और ये जो करंट अफेयर के प्रश्न है ये दोस्तों भारत और विश्व के करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 61 नंबर का प्रश्न है, F1 सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीतने वाले ड्राइवर कौन है? बताइए दोस्तों। यहाँ पर ये पूछा गया है कि F1 सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीतने वाले ड्राइवर कौन है? तो उनका नाम है दोस्तों ओस्कर पियास्त्री। तो यहाँ पर इसमें द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 62 नंबर का प्रश्न है, 2025 के विजडन के अनुसार विश्व के अग्रणी पुरुष और महिला क्रिकेटर कौन घोषित किए गए हैं? विश्व के अग्रणी पुरुष और महिला क्रिकेटर है वो कौन घोषित हुए हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंदाना। ठीक है, इनको घोषित किया गया है दोस्तों, विश्व के अग्रणी पुरुष और महिला क्रिकेटर। यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे IISR सूर्या क्या है? IISR सूर्या क्या है? तो दोस्तों ये हल्के रंग की हल्दी की नई किस्म है। हल्के रंग की हल्दी की नई किस्म है ये। यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 64 नंबर का प्रश्न है, जापान ने भारत को कौन सी शिकोनसेन ट्रेन श्रृंखलाएं उपहार में देने की घोषणा की है? जापान ने भारत को कौन सी शिकोनसेन ट्रेन श्रृंखलाएं उपहार में देने की घोषणा की है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा E5 और E3। E5 और E3। यहाँ पर 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये हाई स्पीड ट्रेनें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 65 नंबर का प्रश्न है,
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? बताइए कौन से मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। यहाँ पर 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, ये भी सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों यहाँ पर देखिए 66 नंबर का प्रश्न है, वरुण सागर नाम किस स्थान के लिए प्रस्तावित है? बताइए किसका नाम वरुण सागर किया जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फाय सागर। फाय सागर जो अजमेर में है, इसका नाम दोस्तों आगामी दिनों में वरुण सागर है वो किया जाएगा। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 2024 के बाद महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी हो गई है? राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 2024 के बाद महिला सदस्यों की संख्या कुल कितनी हो गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है 21 है। कितनी? 21 है। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताऊं यहाँ पे जो 200 विधानसभा सीटें थी जिसमें बीजेपी की, ये भी सीटें भी आपको याद रखना है। ठीक है, बीजेपी को दोस्तों 119 सीट मिली, कांग्रेस को दोस्तों 66 सीट मिली, निर्दलीय को दोस्तों 8 सीट मिली, भारत आदिवासी पार्टी बाप को दोस्तों 4 सीटें मिली और बसपा को दोस्तों 2 सीटें मिली और आरएलडी को 1 सीटें मिली। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 महिला सदस्यों की संख्या होगी दोस्तों। यहाँ पर द नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए आदि महोत्सव का शुभारंभ किसने किया? आदि महोत्सव का शुभारंभ है वो किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के द्वारा। तो यहाँ पर इसमें ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे ऑपरेशन कवच 4.0 किस उद्देश्य से शुरू किया गया? ऑपरेशन कवच 4.0 किस उद्देश्य से शुरू किया गया? तो दोस्तों ये सघन वाहन जांच के लिए शुरू किया गया है दोस्तों। ये यहाँ पर है ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राजस्थान का आर्थिक परिदृश्य पुस्तक के द्वितीय संस्करण के लेखक कौन थे? कौन है? बताइए राजस्थान का आर्थिक परिदृश्य पुस्तक के द्वितीय संस्करण के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है श्री कृष्ण शर्मा। श्री कृष्ण शर्मा। यहाँ पर ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, तो दोस्तों अब अपन है वो हिंदी व्याकरण से संबंधित 20 प्रश्न पढ़ेंगे, वो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों आराध्य आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो दोस्तों आप सभी के पास में निरंतर है वो पहुंचता रहे। ये दोस्तों आपको विशेष तौर पर है वो इन चीजों का है वो ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? 71 नंबर का प्रश्न है। हिंदी के 20 प्रश्न सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? तो यहाँ पर आपने देखा होगा दोस्तों हिमालय की बात हो रही है यहाँ पे। तो हिमालय क्या है? नाम है। क्या है? नाम है हिमालय। तो दोस्तों इसमें देखिए व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक दे रखा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, बताइए। तो दोस्तों ये व्यक्तिवाचक है। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं दोस्तों? यानी कि जिस शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, आकृति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्न में से विशेषण शब्द है। विशेषण शब्द कौन सा है दोस्तों? इसमें देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए उचित जो शब्द है, उचित शब्द है, ये क्या है? गुणवाचक विशेषण है दोस्तों ये। ठीक है, जबकि लड़कपन, कठोरता और घबराहट है ये जो शब्द है ये संज्ञा के शब्द हैं दोस्तों ये। ठीक है, भाववाचक संज्ञा के। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए चींटी के पर लगना मुहावरे का सही अर्थ है। चींटी के पर लगना यानी कि विनाश के लक्षण प्रकट होना। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए निवारण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। निवारण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों इसमें नी प्लस वारण। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें नी उपसर्ग लगा हुआ है दोस्तों। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे इन प्रत्यय से निर्मित शब्द है। इन प्रत्यय से निर्मित शब्द है तो वो कौन सा है? तो वो है कुलीन। कुल
कुल प्लस इन, कुल प्लस इन, तो यहाँ पर कुलीन, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 76 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए इनविजिलेशन का हिंदी समानार्थक शब्द है तो वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अन्वीक्षण, अन्वीक्षण करना, तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे कहते हैं, क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों काल। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, काल। आगे देखिए यहाँ पे 78 नंबर प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा? तो वो है हमारे पूज्य गुरुजी आज आएंगे, हमारे पूज्य गुरुजी आज आएंगे, ये दोस्तों बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। मेरे को पाठ याद करना है, तो दोस्तों मुझे पाठ याद करना है। यहाँ पर देखिए पढ़ना एक आवश्यक कार्य है, तो दोस्तों पढ़ना एक आवश्यक कार्य है, तो ये गलत चीजें दे रखी है, एक ही सही है इसमें, ठीक है। आगे देखिए किस शब्द में कृत प्रत्यय का प्रयोग नहीं है? कृत प्रत्यय का प्रयोग किस में नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो शब्द यहाँ पर दे रखा है दोस्तों लिपिक, लिपिक में दोस्तों कृत प्रत्यय नहीं है, ठीक है। बाकी नेता, दाता और श्रवण तीनों के अंदर है वो कृत प्रत्यय है, यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? कु उपसर्ग किस में नहीं लगा हुआ? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कुरूप, कुकर्म, कुचाल, तो यहाँ पे कुशल इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नांकित में से कौन सा शब्द परिमाणवाचक विशेषण है? कौन सा शब्द परिमाणवाचक विशेषण है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा शब्द परिमाणवाचक विशेषण है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है, बताइए। तो दोस्तों इसमें देखिए अधिक, जो अधिक शब्द है ये परिमाणवाचक विशेषण है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए बोरा का पर्यायवाची शब्द है, बोरा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो दोस्तों बोरा का पर्यायवाची शब्द है वो है दोस्तों सिलीमुख। क्या है? सिलीमुख। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सिलीमुख। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 83 नंबर का प्रश्न है, चंद्रमा का सही पर्यायवाची है, चंद्रमा का सही पर्यायवाची है, तो चंद्रमा का सही पर्यायवाची विदु है। क्या है? विदु। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, विदु। आगे देखिए 84 नंबर प्रश्न है, आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? आप ही, बताइए। आप ही नाम है दोस्तों यहाँ पे, तो ये आप है वो क्या है? ये निजवाचक सर्वनाम से संबंधित है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्न में से प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित उदाहरण नहीं है, प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित उदाहरण कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप चाय के साथ क्या लेंगे, ठीक है। बाजार जाने के लिए किसे कहूं, ठीक है। तुम किससे लिखोगे? वह रोते रोते सो गई, वह रोते रोते सो गई। प्रश्नवाचक से संबंधित उदाहरण नहीं है, ये पूछा है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए वह रोते रोते सो गई, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित उदाहरण नहीं है। बाकी देखिए तीनों के अंदर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, इसमें नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है, व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों व्याकरण बोलते हैं उसे, ठीक, क्या बोलते हैं? व्याकरण, ठीक है। यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए रेखांकित वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुनिए। देखिए आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना पड़ेगा, आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना पड़ेगा, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें कौन सा? आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना पड़ेगा, तो दोस्तों उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष। क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रत्यक्ष। आगे देखिए शुष्क का विलोम शब्द है, शुष्क का विलोम शब्द है तो वो कौन सा है? शुष्क का विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों आर्द्र। क्या हो जाएगा? आर्द्र। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, आर्द्र। आगे देखिए व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों बताइए। तो संज्ञा के दोस्तों 3 भेद होते हैं,
रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बहुत उद्यम मचाना के लिए उपयुक्त मुहावरा है। बहुत उद्यम मचाना के लिए उपयुक्त मुहावरा है तो वो है सिर पर उठा लेना। सिर पर उठा लेना। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अपन इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक इन द सेंटेंस गिवन बिलो। इसमें देखिए दोस्तों, देखिए एडमिटेंस टू हिम बाय द गार्ड। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें क्या आएगा बताइए। तो इसमें आएगा दोस्तों वाज रिफ्यूज्ड। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 92 नंबर का प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक यानी कि खालिस्तान अपने को भरना है। देखिए, द कारपेंटर मेड द चेयर एट 6 o'clock दिस इवनिंग। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए भविष्य में कार्य चल रहा होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विल बी मेंडिंग। विल बी मेंडिंग। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे चूज द करेक्ट हिंदी ऑप्शन। चूज द करेक्ट हिंदी ऑप्शन। यहाँ पे देखिए, डिस्क्लेमर को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं दोस्तों अस्वीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अस्वीकरण। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे वही दोस्तों अनुपूरक दे रखा है। अनुपूरक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों सप्लीमेंट। सप्लीमेंट बोलते हैं। यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 95 नंबर प्रश्न है। देखिए इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है। उसको यह कहने का अधिकार नहीं है। उसको यह कहने का अधिकार नहीं है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं ही हैज नो राइट टू से दिस। ही हैज नो राइट टू से दिस। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 96 नंबर का प्रश्न है विच इज द मोस्ट करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ। यहाँ पर देखिए ही हैड ए नैरो एस्केप। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, ही हैड ए नैरो एस्केप। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, यहाँ पर है वह बाल बाल बच गया। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, विच पंक्चुएशन मार्क इज यूज्ड टू शो ओमिटेड वर्क इन ए क्वार्टर। बताइए दोस्तों, यहाँ पर है अपने को बताना है कि कौन सा पंक्चुएशन मार्क का यूज है वो ओमिटेड वर्ड के लिए किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, ये वाला जो वर्ड होता है ना, ये ऐसे बिंदी वाला, ठीक है, फिर ये ब्रैकेट बंद हो जाता है, इसको बोलते हैं दोस्तों एलिप्सिस। एलिप्सिस। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 98 नंबर प्रश्न है कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो। सेंटेंस देखिए, व्हाट्स द टाइम योर वॉच। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों इसमें बाय योर वॉच। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इसमें देखिए हिज मनी हैज बीन स्टोलन। हिज मनी हैज बीन स्टोलन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा तो इसमें वो है ऑल हिज मनी हैज बीन स्टोलन। तो यहाँ पर इसमें बी का प्रयोग होगा दोस्तों। बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिटरमिनर का प्रयोग करना था दोस्तों, इसमें ऑल का प्रयोग होगा। आगे देखिए यहाँ पे यूज द करेक्ट वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर देखिए नॉट एवरीबडी शेयर्स माई। आगे क्या आएगा, देखिए शेयर्स आया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, प्रिंसिपल्स आएगा दोस्तों, इसमें प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस। यहाँ पर देखिए ही इज। ही इज इतना ही दे रखा है दोस्तों, ही इज।
तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें हो जाएगा मोर लेजी देन स्टूपिड। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम असर्टिव टू इंट्रोगेटिव, असर्टिव टू इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, देखिए जब हम किसी वाक्य को दोस्तों नकारात्मक वाक्य से प्रश्नवाचक वाक्य में बदलते हैं, ठीक है, तो उसमें उसमें दोस्तों प्रश्न अलंकार में बदल देते हैं दोस्तों उसको, ठीक है, यानी कि प्रश्नवाचक में बदल देते हैं। तो यहाँ पर है, देखिए, वी शुड नॉट वेस्ट टाइम इन दिस फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, देखिए, वाई शुड वी वेस्ट टाइम इन दिस फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 103 नंबर का प्रश्न है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। इसमें देखिए, सी सेड वी वर थिंकिंग टू सेलिंग द हाउस बट वी हैव डिसाइडेड नॉट टू। सी सेड वी वर taking of selling the house but we have decided not to। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, she said that they had been taking of selling the house but had decided not to। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 104 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, विच इज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर देखिए, द शेफर्ड हैज लॉस्ट 6 शिप। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, इसमें 6 शिप हैव बीन लॉस्ट बाय द शेफर्ड। तो यहाँ पर डी बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 105 नंबर प्रश्न है, चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। तो इसमें देखिए, डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा दोस्तों, देखिए स्पीक आएगा इसमें, ठीक है, स्पीक। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे डू यू के बाद में दोस्तों आप ब्रैकेट लगा लेना, ये मतलब खालिस्तान लगा लेना, फिर स्पीक आएगा इसमें, ठीक है, फिर इंग्लिश। तो यहाँ पर स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों अपन है वो गणित से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, ठीक है, 106 से 120 तक। अब इसमें देखिए, 24,000 पर 15% वार्षिक ब्याज दर से 2/1/3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज है वो क्या होगा, चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा वो पूछा गया है दोस्तों। तो यहाँ पर अपन दोस्तों क्या करेंगे, देखिए 2/1/3, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 3 दूनी 6, 4 1 7/3, इसको अपन लिख सकते हैं, ठीक है। या इसको अपन दोस्तों 3 दूनी 6, यानी कि 6 सही 2/3 भी अपन लिख सकते हैं। नहीं नहीं, 2 सही 1/3 को 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7/3 है वो अपन इसमें लिख सकते हैं दोस्तों। अब इसमें देखिए, सीधा सा मैं आपको बता देता हूँ, चक्रवर्ती ब्याज निकालना है तो 24,000 है, 24,000 इंटू भाई दर कितनी है 15%, यानी कि 115/100 इंटू 115/100। ये तो क्या हो गया दोस्तों, अपना 2 साल का हो गया, ठीक है। अब अपने को दोस्तों 1/3 यानी कि 15% का आधा कितना हो, 1/3 कितना होता है, ठीक है, 15 का 1/3 कितना होता है दोस्तों, 5, ठीक है, कितना होता है 5, यानी कि इंटू 105/100। बस इसको काटना है, इसको काट के माइनस में, जैसे कि 2 जीरो से दोस्तों ये 2 जीरो कट गई, इस जीरो से दोस्तों ये जीरो कट गई, ठीक है, और ये 5 से दोस्तों ये 2 बार कटा, ये दोस्तों 23 बार कटा, ये दोस्तों 5 से 20 बार कटा, ये कटा 23 बार, ठीक है, ये 5 से दोस्तों 4 बार कटा, ये दोस्तों 5 से 21 बार कटा, ठीक है। अब और देखिए, ये 24 से दोस्तों 6 बार कट गया, ठीक है, ये दोस्तों 3 बार कट गया, यानी कि 3 इंटू 23 इंटू 21,
ठीक है। तो इसको आप करोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, इसमें आ जाएगा दोस्तों 9,327, इसका राइट आंसर 9,327 यहाँ पर है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि टोटल तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया 23 इंटू 3 इंटू 23 इंटू 21, ठीक है। तो यहाँ पर 9,327 इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको काटोगे तो फिर जो भी आएगा ना उसको आप 24,000 में से माइनस कर देना, 24,000 माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर 9,327 हो जाएगा राइट आंसर, ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 78,000 का 6/2/3 प्रतिवर्ष की दर से 9 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। 9 माह का साधारण ब्याज, तो यहाँ पर 6/2/3 दे रखा है, तो इसको अपन 6×18 2 20 20/3 है वो अपन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मूलधन यहाँ पर दे रखा है 78,000। अब ज्यादा कुछ खास करने की दोस्तों इसमें जरूरत है नहीं है। समय अपना दे रखा है 9 माह है, 9 माह को दोस्तों अपन 9/12 है वो लिख सकते हैं, तो काट के दोस्तों अपन यहाँ पे 3/4 है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही साधारण ब्याज का सूत्र लगा लीजिए, मूलधन इंटू धन, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। मूलधन कितना है 78,000, ठीक है। मूलधन कितना है 78,000 इंटू समय, समय दोस्तों 3/4 इंटू दर, दर कितनी है दोस्तों वही 20/3, ठीक है, इंटू और यहाँ पे बटे में 100, ठीक है। बस इसको काट लीजिए दोस्तों, ये 2 0 से ये 2 0 कट गई, ठीक है। बाकी दोस्तों आप 3 से ये 3 कट गया, 4 से दोस्तों ये कट गया, कितनी बार 5 बार। तो यहाँ पे 780 इंटू 5 कर लीजिए, 780 इंटू 5 करोगे तो दोस्तों राइट आंसर आ जाएगा 3900 रुपए। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए एक राशि साधारण ब्याज पर 25% वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्षों में 8,800 हो जाती है। राशि रुपए में क्या है, राशि रुपए में क्या है। देखिए यहाँ पर एक राशि साधारण ब्याज पर 25% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में 8,800 हो जाती है, सीधा सा है दोस्तों। ऑप्शन उठा लीजिए, 4 वर्षों में ये हो जाती है 8,800, यानी कि 4 वर्षों में दुगनी हो रही है दोस्तों 25%। 25% साधारण ब्याज में तो दोस्तों 100% कब होंगे 4 साल में, तो दोस्तों 4 साल में ये 8,800 हो रही है, ठीक है। 8,800 हो रही है, तो इसमें दोस्तों इसका आधा कर लीजिए, इसका आधा करोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा 4400 रुपए। 4400 रुपए दोस्तों अपने पास मूलधन है वो दोस्तों 4400 रुपए था, 4 साल बाद में दोस्तों 25% सालाना की दर से 4 साल में दुगने हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 109 नंबर का प्रश्न है, एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 2/3 भाग 6% की दर से, 1/5 भाग 10% की दर से और शेष भाग 15% की दर से निवेश किया। यदि उसकी वार्षिक आय 600 रुपए है तो उसकी पूंजी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसकी पूंजी है वो आप ऑप्शन उठा के दोस्तों ज्ञात कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ इसका, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। बाकी मैं जो मैथ से संबंधित क्लासे हैं वो दोस्तों मैं आपको ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट करवा दूंगा सिलेबस के अकॉर्डिंग, प्रश्नावली वाइज। देखिए यहाँ पे 110 नंबर प्रश्न है, एक कर्मचारी के वेतन में 40% की कमी कर दी गई है, कुछ माह बाद उसके वेतन में 50% की वृद्धि की गई। यानी कि दोस्तों सीधा सा है, पहले अपने पास 100 रुपए थे, ठीक है, 100 रुपए अपने को तनख्वाह मिलती थी, 40% की कमी कर दी गई, यानी कि 40 की कमी कर दी तो अब अपनी तनख्वाह कितनी थी 60 रुपए, ठीक है। अब कुछ महीने बाद में दोस्तों अपनी तनख्वाह को तनख्वाह में 50% की वृद्धि कर दी। अब भाई 60 रुपए अपने को तनख्वाह मिल रही है तो इसमें 50% की वृद्धि कर दी गई, यानी कि 30 रुपए और बढ़ा दिए दोस्तों, कितने हो गए 90। इससे उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई, तो दोस्तों पहले तो अपने को 100 रुपए मिलते थे, ठीक है, और अभी भी मिल रहे हैं कितने 90, तो इसमें 10% की हानि हो रही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 111 नंबर प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है, यदि पहली संख्या का 40% 12 है, पहली संख्या का 40% 12 है, तो सीधा सा है दोस्तों 40% है वो कितना है 12, 40% कितना है 12, ठीक है।
तो सीधा सा मैं आपको बोलूं यहाँ पे भाई ये भाग दे लीजिए 40 का इसमें, ठीक है, कितना आएगा? तो दोस्तों देखिए इसमें 40% बराबर 12 है। 40% बराबर है कितना है? 12। तो दोस्तों अब देखिए 20% कितना होगा? 6। और 10% कितना होगा? 3। ठीक है, तो 10% अगर 3 है तो दोस्तों 10% है, ठीक है, 10% अगर 3 है तो दोस्तों 100% कितना हुआ? 30। कितना हुआ? 30 हुआ। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए तो दूसरी संख्या क्या है? तो यहाँ पर देखिए ये जो 30 है इसमें आप किसका भाग दोगे कि 5 आ जाएगा? तो दोस्तों 6 का भाग दोगे तो दोस्तों 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 से मल्टीप्लाई किया किसको? 5 को, तो यहाँ पर 30 आ गया। अब 6 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 24 से। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर कितना हो जाएगा? तो दूसरी संख्या का प्रतिशत क्या होगा? दूसरी संख्या का प्रतिशत क्या होगा? दूसरी संख्या का प्रतिशत, पहली संख्या का 40% 12 है। ठीक है, तो दूसरी संख्या का प्रतिशत क्या होगा? दूसरी संख्या का दोस्तों प्रतिशत के बारे में पूछा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है, देखिए वैसे तो 24 हो जाएगा लेकिन यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है, तो दूसरी संख्या का प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें 12। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 35% है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? भाई विक्रय मूल्य 100 रुपए है, क्रय मूल्य सीधा सा है 100 रुपए का 35% यानी कि 35 रुपए। ठीक है, लाभ प्रतिशत निकालना है तो 100 में से 35 घटा दीजिए। ठीक है, कितना बचा दोस्तों? 65। 65 बटे उसके विक्रय मूल्य का 35% है। एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 35% है, तो यहाँ पर सीधा सा बोलूं मैं आपको 65/35 इंटू 100, बस यही करना है। काट लीजिए। ये दोस्तों 5 से कितनी बार कटा? 7 बार। ये कितनी बार कटा? तो ये 13 बार। ठीक है, तो अब 1300 में 7 का भाग दे लीजिए, राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों कितना? 185.71। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यदि एक भोजन मेज उसका अंकित मूल्य 6,000 रुपए है, एक ग्राहक को दोस्तों एक ग्राहक को जहां पर देखिए दोस्तों 5 में बेच दी, तो ये थोड़ा सा टाइप सही नहीं हुआ है। यहाँ पर क्या आना चाहिए था इसमें दोस्तों? देखिए इसमें एक ग्राहक को 5500 में बेच दी। ठीक है, ये होना चाहिए था। तो इसमें देखिए दोस्तों ठीक है 5500 रुपए में बेच दी, 5 की जगह दोस्तों 5500 हो जाएगा। ठीक है, 5500 रुपए में बेच दी, तो उस पर दी गई छूट की दर कितनी है? तो वही सीधी सी बात है दोस्तों। ठीक है, कितनी? 500 रुपए की छूट दी गई है यानी कि 500 बटे 6000 इंटू 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 500 में दोस्तों सॉरी 6000 है। ठीक है, तो इसमें 50 में आप 6 का भाग दे लीजिए, राइट आंसर आ जाएगा कितना? 8 से 1/3। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए मैत्रेय को 10 दिनों की सेल्फ ड्राइव के दौरान अपनी यात्रा खर्च करने के लिए कुछ धन दिया गया था, हालांकि उसे 6 दिन और ठहरने की जरूरत थी और परिणाम स्वरूप उसका औसत दैनिक यात्रा भत्ता 45 कम हो गया। प्रारंभ में उसके लिए कितनी राशि अनुमोदित की गई थी? कितनी राशि अनुमोदित की गई थी? तो दोस्तों इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों x/10 माइनस x/16 बराबर कितना हो जाएगा? 45। बस इसको सोल्व करना है और कुछ नहीं। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो दोस्तों इसका राइट आंसर 1200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1200। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, एक कक्षा में 18 लड़कों का औसत वजन 52.5 केजी है। सबसे पहले 18 इंटू 52.5 करना है, ठीक है। कितना हो जाएगा? 945 किलो, ठीक है, 945 किलो हो जाएगा। और बाकी 6 लड़कों का औसत वजन 44.5 केजी है, तो यहाँ पे 6 इंटू 44.5 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 267 केजी, ठीक है। अब कक्षा के सभी लड़कों का औसत वजन है वो ज्ञात करना है, तो यहाँ पर 945 प्लस 267 कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 1212। और यहाँ पे 18 लड़के पहले के और 6 ये, तो कितने हो गए? 24। तो 1212 में 24 का भाग दे लीजिए, राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों 50.5 के जी। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 116 नंबर का प्रश्न है, 15/4, 10/3 और 35/6 का HCF ज्ञात कीजिए। दोस्तों HCF ज्ञात करना है, तो यहाँ पे 15, 10 और 35 का दोस्तों HCF निकलेगा कितना? 5। और 4, 3 और 6 का दोस्तों निकलेगा लसप है कितना? 12। तो यहाँ पे 5/12 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5/12 कौन से ऑप्शन में? डी नंबर के में, तो ये अपना सही उत्तर। आगे देखिए, 3 बर्तनों में क्रमशः 204, 136 और 119 लीटर पानी भरा हुआ है। छोटे बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए, जिससे सभी बर्तनों के पानी को निश्चित बार में पूर्णतया मापा जा सकता है। तो यहाँ पर है 204, 136 और 119। दोस्तों इसका अपन क्या निकालेंगे? में से निकालेंगे। में से निकालोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 17 का सभी में भाग जा रहा है, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 118 से 120 प्रश्न तक है, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। यहाँ पे देखिए उन वर्षों की संख्या लगभग कितनी है जिनके दौरान कंपनी का उत्पादन वर्ष 1920 से 1927 के औसत उत्पादन से कम है। दोस्तों यहाँ पर देखिए वर्ष दे रखा है और इस्पात उत्पादन मिलियन टन में दे रखा है। अब यहाँ पर 1920 के पूछा है, 1920 में कितना है? 71.30 और 1927 में दोस्तों 100.17, ठीक है। तो दोस्तों अपन क्या करेंगे? इन सबको जोड़ना है, इन सबको जोड़ना है दोस्तों, इन सभी को जोड़ के, और कितनी है? 1 2 3 4 सन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सभी को जोड़ के और 8 का भाग दे लीजिए दोस्तों। आ जाएगा इसमें कितना? ये औसत उत्पादन आ जाएगा, ठीक है। अब औसत उत्पादन आ जाएगा दोस्तों इसमें कितना? 77.09 आ जाएगा इसमें, 77.09 इसमें आ जाएगा, ये औसत उत्पादन आ जाएगा। अब यहाँ पर पूछा क्या था कि औसत उत्पादन से कम है, औसत उत्पादन से कम कितने में, कितने है? तो देखिए 79 से कम है, वो किस में है? देखिए शुरुआत के जो 4 वर्ष है, 1 2 3 और 4, ठीक है। शुरुआत के जो 4 वर्ष हैं इनमें दोस्तों क्या है? उत्पादन है वो कम है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए इस्पात का औसत उत्पादन कितना है? इस्पात का औसत उत्पादन है वो कितना है दोस्तों? ये भी बताया था मैंने आपको। टोटल इनको जोड़ के और फिर 8 का भाग दे लीजिए, राइट आंसर हो जाएगा इसमें 77.09। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए वर्ष 1924 और 1925 में इस्पात के उत्पादन का वर्ष 1923 और 1927 के उत्पादन में अनुपात कितना है? दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 1924 और 25 में कितना है? 1924 और 25 में 77 और 88, 77 है और यानी कि 77.23 और 88.93। इसका दोस्तों आप टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 166.16, ठीक है, 166.16 आ जाएगा। और 1923 और 1927 में, 1923 में है दोस्तों 76.23 है और 1927 में 100.17। इनका टोटल करोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? इनका टोटल करोगे तो दोस्तों ये आ जाएगा 176.4 हो जाएगा, ठीक है। अब इनको दोस्तों इनका अनुपात है वो आप निकाल सकते हैं आसानी से। या फिर दोस्तों इसमें देखिए क्या पूछा है
कि उत्पादन से अनुपात कितना है, उत्पादन से अनुपात कितना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें अनुपात यानी कि इसमें 166.16 बटे दोस्तों 176.4। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें देखिए उत्पादन मिलियन टन में दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है 2077 बटे 2205, ये हो जाएगा दोस्तों इसमें, ठीक है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवाया है। पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे तो वो जरूर देखें, और आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।